हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्टोवेक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये कंपनी जो है आप देख सकते हैं सिर्फ एनएससी पे नहीं सॉरी बीएससी पे ही मिलेगी। एनएससी पे ये कंपनी लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर ये कंपनी के बारे में देखना हो तो आप बीएससी की साइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं। तो अभी हम इसका मैक्सिमम चार्ट निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम चार्ट क्या है। सबसे पहले तो हमें ग्रीन चार्ट चाहिए रहता है, वो है ही। और इसका चार्ट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है। और कंपनी ने अभी तक जो रिटर्न दिया कितना दिया, 1636% का रिटर्न दिया है। कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 2396 रुपया चल रहा है। तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। और कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 2850 रुपया है। तो कंपनी लगभग अपने हाई से 450 रुपये जैसी डाउन है। अगर हम ऑल टाइम के हाई से देखते हैं तो कंपनी कितनी डाउन है, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे अपना ऑल टाइम का हाई बनाया था। और उसके बाद से कंपनी आप देख सकते हैं तो 33% अपने हाई से डाउन है, ठीक है। तो कंपनी में 33% की गिरावट हो चुकी है। और कंपनी निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देती है तो वो भी देख लेते हैं। तो आप जब इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे और मैक्सिमम में जाएंगे तो आप देख सकते हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने 1883% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में इस कंपनी ने स्टोवेक कंपनी ने 7755 रुपये का रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं रिटर्न देने के मामले में निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा खासा रिटर्न देती है। अगर इसी को हम चार्ट में भी देखें तो आप देख सकते हैं ये चार्ट में, तो आप देख सकते हैं जो रेड वाला चार्ट है वो किसका है, निफ्टी 50 का। और जो ब्लू वाला चार्ट है वो स्टोवेक इंडस्ट्री कंपनी का। तो ये कहाँ से पता चला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो निफ्टी 50 को मार्क दिया गया है वो रेड कलर का है और यहाँ पे इस कंपनी का ब्लू कलर का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में कितनी 33% की गिरावट होने के बावजूद भी ये निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर और देखते हैं इसकी बैलेंस शीट वगैरह क्या कहती है। तो अभी आप देख सकते हैं हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। और इसका सेक्टर कौन सा है, टेक्सटाइल्स का सेक्टर है इनका, मशीनरी बनाने का बिजनेस वगैरह है इनका, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम इनके रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो आप देख सकते हैं इनके जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं कितने हैं। तो आप देख सकते हैं 5 साल पहले जो थे 132 करोड़ थे, फिर 1 करोड़ का इजाफा हुआ 133 करोड़ हुए, फिर सेम ही रहा 133 करोड़, फिर बढ़ गए 158 करोड़ और एक यहाँ पे 171 करोड़। तो रिजर्व एंड सरप्लस आप देख सकते हैं कंपनी के हर साल बढ़ते गए, कंटिन्यू बढ़े हैं। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग आप देखेंगे तो लास्ट 5 साल से तो कोई भी कर्जा नहीं दिखा रहा है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो कंपनी कोई भी प्रकार का अपने ऊपर कर्जा लेके चलना नहीं चाहती और ये अच्छी भी बात है। अगर कंपनी को कर्जे की ज़रूरत नहीं है तो फालतू में कर्जा लेना भी नहीं चाहिए। इससे कंपनी का क्या है, ईएमआई वगैरह और लोन वगैरह जो भी रहता है उनका वो एक्स्ट्रा देने का आता ही है। तो वो फालतू खर्चे बढ़ाने से अच्छा है कि कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। अभी हम चलते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस देखने। तो अभी हम आ चुके हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं इनका जो मार्केट कैप है वो 501 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। तो इस हिसाब से कंपनी भी बहुत ही रिस्की हो जाती है, ठीक है। तो जितना मार्केट कैप कम रहेगा उतनी ही छोटी कंपनी होगी और जितनी ही छोटी कंपनी होगी उतना ही उसका अप और डाउन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं तो इस सेक्टर में 2 ही कंपनी काम कर रही है, मीरा इंडस्ट्री और स्टोवेक। तो आप देख सकते हैं जो कि इनका मार्केट कैप जो है 501 करोड़ का मैंने बताया था, 500.77 करोड़ का मार्केट कैप दिखाया जा रहा है। और दूसरी जो कंपनी वो इससे भी छोटी है, वो तो बहुत ही छोटी है, 43 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो ये कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से दोनों में नंबर 1 है। अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि इनका सेल्स वगैरह देख सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो कितना कम है,
4.63 का जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इनका। उसके बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो कंपनी क्या है, एक बार लॉस करी थी लेकिन उसके बाद प्रॉफिट किया 496, 464, 10, 71, 6, 82, 6, 19, 5, 92, 9 करोड़ 68 और 12 करोड़ 54, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 88 लाख और 1 करोड़ 66 लाख और 2 करोड़ 45 लाख और 2 करोड़ 2 लाख। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंटिन्यू अपना प्रॉफिट बना रही है। लेकिन इसी के साथ एक नेगेटिव बात भी कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू ग्रोथ करना चाहिए, तो ग्रोथ नहीं कर रही है, तो कम से कम अपने प्रॉफिट को स्टेबल रखना चाहिए। तो स्टेबल भी नहीं कर रही, कभी इनका प्रॉफिट हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो इनका प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, ये एक माइनस पॉइंट है। इसी चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे ईयरली रिजल्ट में। तो आप देख सकते हो 2011 में कंपनी का जो सेल्स था वो 60 करोड़ का था, जो कि वो सेल्स बढ़ करके अभी 207 करोड़ चल रहा है, और लास्ट टाइम 236 करोड़ था, ठीक है। तो जिस कंपनी का सेल्स जो है 60 करोड़ था, उसका सेल्स अभी 236 करोड़ हो गया, तो सेल्स में तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, ठीक है। उसी के साथ आप देख सकते हैं इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, जो कि मात्र 5% का है, ठीक है, 5% का है, काफ़ी कम है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनके जो रिजल्ट है, तो आप देख सकते हैं कंपनी क्या कमाती थी, 5 करोड़ कमाया, फिर बढ़ गया 7 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर स्टेबल रहा 11 करोड़, फिर 21 करोड़, 22 करोड़, 26, 39। यहाँ तक तो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी, कंटिन्यू ग्रो कर रही थी। उसके बाद एक बार डाउनफॉल आया 28 करोड़, फिर 13 करोड़, ठीक है। और उसके बाद फिर कंपनी एक बार अप पे गई 30 करोड़, 25 करोड़ और 7 करोड़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या है, अपने प्रॉफिट को स्टेबल नहीं रख पा रही है, यही एक इसमें माइनस पॉइंट है। बाकी कंपनी अच्छी खासी दिख रही है। तो अभी हम लास्ट में बात करेंगे इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में 71.6% प्रमोटर के पास है। तो ये अच्छी बात है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, और अच्छा खासा अपना वो जब शेयर रखती है अपने पास, ठीक है। FIIs इसमें है नहीं, तो FIIs और DIIs क्या होते हैं, जो भी कंपनियां छोटी होती है जिनका मार्केट कैप कम होता है वहाँ पे वो रहती नहीं है। तो FIIs बिल्कुल नहीं है, DIIs के पास 0.05% है और पब्लिक के पास 28% है, 28.89% है, ठीक है। इसमें टोटल ऑफ शेयर होल्डर कितने, तो आप देख सकते हैं 6,898 लोगों ने इस कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है लास्ट वाला कॉलम, ठीक है। हमें सिर्फ यहीं तक देखना चाहिए कि प्रमोटर कितने हैं, FIIs, DIIs और पब्लिक कितनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी कंपनी ठीक ठाक लग रही है। तो अभी हम शुरू से एक बार देख लेते हैं कि कंपनी में क्या क्या ठीक लग रहा है। तो कंपनी क्या है, टेक्सटाइल्स सेक्टर की कंपनी है और मशीनरी वगैरह बनाती है, तो बिजनेस तो इनका ठीक ठाक लग रहा है। उसके बाद क्या है कि कंपनी का हमने सबसे पहले चार्ट देखा, तो चार्ट कैसा है, ग्रीन चार्ट है, जो कि हमें ग्रीन चाहिए रहता है, हम रेड चार्ट में तो जाते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ गई है, वो भी अच्छी बात है। और कंपनी में अभी क्या है, लगभग 33% की गिरावट है, तो इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से तो चार्ट के हिसाब से सही लग रहा है। उसके बाद हमने देखा इसमें निफ्टी 50 से हमने इसको कंपेयर किया, तो निफ्टी 50 की अपेक्षा भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि इनके रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी जीरो है। कंपनी के जो है छोटी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप है वो बहुत छोटा है, उस हिसाब से कंपनी थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, ठीक है। तो ये एक माइनस पॉइंट है कि थोड़ी सी इधर पे रिस्की हो जाती है। कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा बढ़ा है, ठीक है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लो है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनके जो प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है, एक अच्छी बात है। और लेकिन इनके प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, इसलिए इस कंपनी में हमें रिजल्ट वगैरह देख करके हमेशा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है, FIIs और DIIs नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी तो कुल मिला के कंपनी
बैलेंस शीट के हिसाब से अच्छी खासी है, प्रॉफिट वगैरह के हिसाब से थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट अप डाउन होता रहता है। बाकी सारे पैरामीटर देखें तो अच्छे लग रहे हैं। तो इस कंपनी में चाहे तो आप अपने इसको वॉच लिस्ट में रखिए, आप इसमें और भी ज़्यादा रिसर्च कीजिए और आप अपना खुद का निर्णय बनाइए कि इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है लेकिन रिस्की भी है, ठीक है। तो रिस्क को देखते हुए भी आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो और अपने हाई से 20 से 30% डाउन हो, जिसमें आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके 12 से 15% या 20% तक निकाल सकें तो अच्छी बात है। और बाकी मेरे शेयर ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। तो शॉर्ट टर्म में भी हम अच्छे खासे अमाउंट निकाल सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है या मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको बीच बीच में ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वीडियो मिलते रहेंगे। कंटिन्यू में वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।